वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है ऑपरेशन सिंदूर पे। दोस्तों आप लोग ने देखा होगा, न्यूज चैनल पे चल रहा है कि 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुस के 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। जैसा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज है जो पीआईबी पे से लागू इसे जारी किया गया था। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम से ये एक समन्वित रूप से तीनों भारतीय सेनाओं के समन्वित रूप से एक ऑपरेशन किया गया। इसमें मुख्य भूमिका इंडियन एयरफोर्स और जो हमारी सेना है पैदल सेना है उसकी थी। इन दोनों के द्वारा किया गया। दोस्तों ये हमला पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी अटैक का सीधा जवाब माना जा रहा है और आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे कि कैसे भारत ने खुफिया जानकारी जुटाई, वे कौन से टारगेट थे जैसे कि एलएटी का कुख्यात मुरीद के हेडक्वार्टर और पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा क्यों फेल हो गई और भारत ने ऐसे कौन से स्मार्ट या फिर घातक हथियार का इस्तेमाल किया जिसने पाकिस्तान को चौंकाने के साथ साथ और उसमें जो भी उसके ठिकाने उसे खत्म करने के साथ साथ पूरी दुनिया को भी चौंका दिया है। दोस्तों चलिए अब हम सीधे आते हैं अपने मेन स्क्रिप्ट पे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या सारी कहानी हुई है। दोस्तों इस ऑपरेशन की जानकारी अल जजीरा पे भी आया होता है। अल जजीरा जो बोलते हैं कि मिडिल ईस्ट का एक न्यूज एजेंसी है और पाकिस्तान का फेवरेट पाकिस्तान की जो भी नैरेटिव होता है उसे पैडल करने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें भी लिखा था व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज पाकिस्तान टारगेट। बेसिकली इसमें इन्होंने ये बताया था कि भारत ने तो अटैक कर दिया, बस इसका महत्व क्या है, ये वो सब क्या है। तो कुल मिला के एक शब्द में बोलूँ तो इसमें ये बताया गया है कि भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया हुआ है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमला 7 मई 2025 को करीब 1 से 5 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में संपन्न किया गया। दोस्तों ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि पहलगाम और जम्मू कश्मीर के वैसारण इलाके में 22 अप्रैल 2025 को हुए उस क्रूर आतंकी हमले का सीधा और कड़ा जवाब था। इसमें 26, एक दो नहीं बल्कि पूरे पूरे 26 निहत्थे नागरिकों, भारतीय नागरिकों की जान गई। इसमें एक आध विदेशी भी थे जिनकी भी जान गई है, लेकिन जिस भी देश के हैं वो, मैं उस पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लेना चाहता, उनको उसकी कोई परवाह नहीं है कि कौन सा आतंकवादी पाकिस्तान से आता है और भारत में आकर के कश्मीर में आकर के आतंकवाद फैलाता है। खैर ये तो रही एक बात। दोस्तों ये जो है ना त्रासदी हुई थी उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ, ये बेसिकली एक लश्कर तैयबा है, उसका एक प्रॉक्सी आप बोल सकते हैं कि ऑफशूट है। इसका नाम है पूरा द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का संगठन। इसने इस जो 26 निहत्थे लोगों की हत्या हुई थी इसकी जिम्मेदारी ली थी। और लेकिन हमारी खुफिया एजेंसी रॉ, आईबी, एनटीआरओ ये सभी ये साफ जानती थी कि इसके तार जैसे मोहम्मद और पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े हुए हैं। और इस खुफिया जानकारी और तैयारी के साथ ही ये जो इनके जो ओवरग्राउंड जो वर्क जो हमारे जो भी खुफिया एजेंसी और जो भी उनके वर्कर्स हैं पाकिस्तान में और चाहे पीओके में हो, उन्होंने जानकारी जुटाई और उपग्रहों, ड्रोन और मानव खुफिया इन तीनों के योगदान की मदद से उन टारगेट को पिन पॉइंट किया गया जिन पे अटैक करना था। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि भारत का इन आतंकी ठिकानों पे हमला करने का निर्णय रातों रात नहीं लिया गया था, बल्कि एक सटीक और मल्टी लेयर इंटेलिजेंस का नतीजा था। हमारी एजेंसियों ने सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन निगरानी जैसे हाईटेक तरीकों के साथ साथ जमीन पर मौजूद मानव खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया और एक एक ठिकानों की अच्छी तरह से पुष्टि की गई। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो रियल टाइम हवाई निगरानी और समन्वय के लिए हमारे पास एनटीआरए यानी कि नेत्र और फाल्कन अवाक्स जैसे प्लेटफॉर्म भी थे। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो भारत के पास अपने उन जो स्पष्ट लक्ष्य थे
उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए पर्याप्त थे। दोस्तों 7 मई की रात को भारतीय सेना ने एक साथ करीब करीब 9 ठिकानों पे अटैक किया और इसकी पुष्टि पाकिस्तान के DGISPR के द्वारा भी किया गया है। और इसके जो DGISPR है उसके महानिदेशक हैं फिलहाल पे जनरल अहमद शरीफ चौधरी। दोस्तों भाई ये जो अहमद शरीफ चौधरी इसका भी मैं इतिहास और इसका जो मतलब पूरा का पूरा जो इसकी पारिवारिक जो हिस्ट्री है ना ये भी आतंकवादी इसके से जुड़ी हुई है। इसका जो पिताजी है इसका जो बाप है वो खुद वो बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसे US UK सहित UN के द्वारा भी एक आतंकवादी डिक्लेयर किया गया था। इसके बारे में आप बोलिएगा तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। दोस्तों अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों सार्वजनिक रूप से कोटली मुरीदके और बहावलपुर में जो हमले हुए इसकी ये जो चौधरी है ना DGISPR का महानिदेशक इसके द्वारा पुष्टि की गई है। और ये अपने आप में बड़ी बात है। भारतीय सेना का लक्ष्य सीधा था। जैसे कि पाकिस्तान का क्या है कि वो अभी फिलहाल जो भी सिविलियन है उन पे अटैक कर रहा है और साथ ही में अटैक करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान से जितने भी जो मिसाइल्स वगैरह आ रही है भारत पे अटैक करने के लिए उन्हें भारत के जो भी S-400 है ना इसके द्वारा तुरंत पे तुरंत इस और जो आकाश तीर है और साथ ही सुदर्शन चक्र जो एक इंडियन डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा इस पूरे के पूरे मिसाइल को नष्ट कर दिया जा रहा है। यहीं पे पूरा का पूरा नष्ट कर दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है अपने इस्तेमाल हथियार का इस्तेमाल करके भारत पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा है। दोस्तों भारत ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिससे दुनिया में सबसे एडवांस माना जा रहा है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ इसमें के माध्यम से सिर्फ मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से सिर्फ बम ही नहीं बरसाए गए, इसके अलावा इसमें आपके राफेल जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट है उसका भी इस्तेमाल किया गया। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे हथियार थे ने कैसे इस्तेमाल किया गया आगे मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ बम ही नहीं बरसाए गए, ये थे पिन पॉइंट सटीकता से किए गए हमले। हमारी सेना ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर और विशेष गोला बारूद जैसे ब्रह्मास्त्र, स्पाइस 2000, पॉपी और स्वदेशी सुदर्शन बमों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों ने 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से नष्ट किया, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जिसने विशेष रूप से जैसे मोहम्मद को गंभीर झटका दिया। ये ऑपरेशन भारत की तकनीकी श्रेष्ठता, रणनीतिक साहस और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक भी है। दोस्तों आइए अब हम उन लक्ष्यों में से एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पर बात करते हैं, जो लक्ष्य लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय माना जाता है और ये है मुरीदके में स्थित। दोस्तों मुरीदके का ये जो टेरर बोल सकते हैं टेरर कैंप है मुरीदके का, वो मरकज तैयबा भी कहा जाता है। लाहौर से करीब 33 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रैंक रोड पर स्थित है। मूल रूप से इसे 1980 के जो दशक है ना, उस 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत विरोधी जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान का नेचर कैसा है कि भारत में आतंकवाद फैलाना और इसके माध्यम से यहाँ पे अस्थिरता पैदा करना। तो दोस्तों इस मुरीद के सेंटर का इस्तेमाल जल्द ही भारत विरोधी गतिविधियों के लिए होने लगा है और ये भारत विरोधी आतंक का अड्डा बन गया। आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने 9/11 के बाद हमले में इस पे कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वो बस दिखावे के लिए प्रतिबंध था और इससे मरकज को या मदरसे के रूप में दोबारा से रजिस्टर किया गया और यहाँ पे असली जो खेल हो रहा था आतंकवाद को पैदा करना, आतंकवादियों को पैदा करना, वो लगातार जारी रहा। आपको बताना चाहूंगा कि 2008 का जो मुंबई हमला था उसमें जो आतंकवादी पकड़े गए थे और साथ ही जो मारे गए थे उनकी ट्रेनिंग इसी सेंटर मुरीदके पे हुई थी। जो 2008 का मुंबई अटैक है उसमें जितने भी आतंकवादी शामिल थे उनकी ट्रेनिंग इसी सेंटर पे हुई थी, इन मुरीदके वाले सेंटर पे हुई थी। इसलिए इसको खत्म करना और इनके
मन में डर पैदा करना सबसे ज्यादा जरूरी था। अजमल कसाब ने खुद इसका खुलासा किया होता जांच के दौरान। हमारी जो भी सुरक्षा एजेंसी थी उन्होंने उससे जब पूछा था तो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यह परिसर जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर की तरह लश्कर का वैचारिक, लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सेंटर है। यही पाकिस्तान और कश्मीर से सैकड़ों युवाओं को भर्ती की जाती है और आतंकवादी अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। सोचिए, करीब 200 एकड़ में फैला ये परिसर दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ठिकानों में से एक माना जाता है। और इसके खिलाफ जब भी कार्रवाई की गई है तो यूएस है, यूके या फिर जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है और यूएन भी है, वो भारत की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। और इसके अलावा कभी भी भारत की बात को सीरियसली नहीं लेते और ना ही पाकिस्तान पे या फिर ये जो आतंकवादी संगठन है उस पर कुछ ठोस कार्रवाई नहीं करते। दोस्तों अब चूंकि मैंने आपको लश्कर ए तैयबा के बारे में कुछ बताया, तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लश्कर ए तैयबा 1980 के दशक में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो सरगना है वो हाफिज सईद है। आईएसआई और बाहरी फंडिंग की मदद से ये सारे का सीन सारा यहाँ पे खेल यहाँ पे कुचक्र करते रहते हैं आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की, उसे भारत में भेजने की। दोस्तों सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि ये कोई कच्चा पक्का कैंप नहीं है, बल्कि एक आधुनिक सुविधाओं से लैस टाउनशिप है। इसमें एक मुख्य मस्जिद है जिसके चारों ओर स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर और खुले मैदान है जहां आतंकवादियों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पे अस्पताल, ऑफिस, बैंक एवं अन्य व्यावसायिक इकाइयां भी हैं। तो एक तरह से बोला जाए तो ये पूरी तरह से सेल्फ सस्टेन कैंपस है, जहाँ पे बाहर से कुछ भी जो भी अन्य आम शहरी है उनके लिए ना ही कोई आने जाने की जरूरत होती है, ना ही वो यहाँ पे आकर कुछ कर भी सकते हैं। देखते इसका मूल संगठन जो इस पूरे ट्रेनिंग कैंप, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप को देखता है, इसका मूल संगठन मरकज उद्दावा उल उल-इसाद था और अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में इसकी मतलब स्थापना की गई थी। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि लश्कर ने जम्मू कश्मीर की दिन यानी आत्मघाती हमलों की शुरुआत की इसी कैंपस से सारे घर प्रशिक्षित हुए थे। 1993 में आईएसआई और अलगाववादी संगठनों की मदद से आतंकवादियों की घुसपैठ शुरू हुई। 1996 में 16 हिंदुओं की हत्या करने में 16 हिंदुओं की हत्या की गई थी कश्मीर में। तो उसमें इसी इसी कैंप से प्रशिक्षित जो भी आतंकवादी थे उनका हाथ था। इसके अलावा 2001 में जो भारतीय संसद पर हमला हुआ था, जैश के साथ मिलकर रेलिटी ने भारत के दिल यानी कि लोकतंत्र के जो मंदिर बोलते हैं, संसद यानी भारतीय संसद पे हमला किया गया था। दोस्तों हाफिज सईद अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों और संगठनों ने इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया हुआ है। सऊदी अरब ये इसका जो वैचारिक जो समर्थन है ना, वो वहाबी आंदोलन है जो सऊदी अरब से स्टार्ट हुआ है। उसको कैसे देखिए कि जो मिडिल ईस्ट है मिडिल ईस्ट है मिडिल ईस्ट और पाक, देखिए कैसे इन दोनों का एक दूसरे से वैचारिक और बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के मामले बोल ही सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स आतंकवादियों के लिए कैसे दोनों के बीच संबंध है। जाता है हाफिज सईद मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब में, वहाँ पे वहाबी आंदोलन से प्रभावित होता है और पाकिस्तान में आकर के एक अपना आतंकवादी कैंप खोलता है। तो ऐसे ही चलते रहता है आतंकवादी और धर्म के साथ एक तरह से जुड़ाव। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को पक्का अंदाजा हो गया था कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। तो इसके लिए उन्होंने एक चीन बोल सकते हैं कि इसके लिए उन्होंने चीन और तुर्की के साथ मिलकर के एक नेक्सस बनाया था जिसमें हथियारों की सप्लाई से लेकर के वैचारिक समर्थन सब कुछ प्रदान किया। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दोनों दोस्तों ने पहलगाम हमले के बाद से ही बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। इसके अलावा पाकिस्तान की वायुसेना ने JF-17 और J-10 जैसे हवाई जहाज को यहाँ पे तैनात किया। आपको बताना चाहूंगा ये दोनों जो है ना, ये दोनों हवाई जहाज ये चीन के कबाड़ है। अभी जो हमला भारत कर रहा है उसमें इसका ये
जो JF-10 और JF-17 है, इनको काफ़ी ज़्यादा क्षति भारत ने पहुँचाए हुए। इसके अलावा चीन ने अपना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, इसको भी चीन पाकिस्तान को अप्लाई किया हुआ है। भारत अंदर तक, पाकिस्तान के अंदर तक घुस जा रहा है और इसके रावलपिंडी, इसके साथ ही में पंजाब का जो और भी स्थान है, वहाँ पे इस्लामाबाद के पास भी घुस करके ड्रोन अटैक कर रहा है। साथ ही में इसके जो फाइटर प्लेन्स है ना, वो भारत के फाइटर प्लेन्स इन तीनों जगहों पे अटैक कर रहे हैं और मनचाहे रूप से अटैक करके भारत भी वापस आ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान, इसका मतलब है कि जो इसका HQ-9 जो चाइनीज माल है, ये एयर डिफेंस सिस्टम, वो पूरा का पूरा नाकाम हुआ है और ये कुछ नहीं कर पा रहा है। रावलपिंडी में भी भारत ने अटैक किया हुआ है, कराची में भारत ने अटैक किया हुआ है और कुछ नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। दोस्तों चलिए, अब जब बात आई है कि HQ-9 की, तो मैं बता दूं आपको HQ-9 होता क्या है। दोस्तों HQ-9 थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना चाहूँगा कि HQ-9 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक युद्धक प्रणाली है, जिसे चीन ने बनाया है और पाकिस्तान ने इसे 2021 में 2021 में पाकिस्तान ने इसे अपनी सेना में शामिल किया था, ताकि भारत के राफेल, सुखाई और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का मुकाबला किया जा सके। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो रेंज है ना, HQ-9 की 125 किलोमीटर है। यानी कि 125 किलोमीटर के दायरे पे आने पे, जैसे कि इनका दावा है, फिलहाल तो भारत पाकिस्तान की अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें पूरी तरह से निष्प्रभावी साबित हुआ है और कुछ भी नहीं काम कर पा रहा है। दोस्तों जैसे कि ये पेपर पे बताया जाता है, इसकी रेंज 125 से 200 किलोमीटर है और एक साथ ये 100 टारगेट्स पे ये अपना लॉक कर सकता है और इसे नष्ट कर सकता है, जो फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहा है। एक को अभी कुछ नहीं कर पा रहा। हालांकि एक बार में कितने टारगेट्स पर हमला कर सकता है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन जानते हैं आप लोग, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी और जो चीनी है, इस HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कंपैरिजन है वो रूस निर्मित और भारत की सेना में शामिल S-400 के साथ करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दोनों में कोई भी दोनों में तुलना है ही नहीं। ठीक है, जहाँ पे HQ-9 जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसके माध्यम से बस ये जैसे दावा करते हैं कि 120 किलोमीटर है और ये 300, ये इसका एक और वेरिएंट है HQ-9 भी, जो 300 किलोमीटर तक कर सकता है। और भारत जो S-400 है, वो इसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये विश्व के S-400 विश्व के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है और टेक्निकली ये काफ़ी सुपीरियर है ये HQ-9 से। और चलिए, ये तो मतलब केवल बातें हैं, और जो जो किसी भी हथियार की कैपेबिलिटी की सही परीक्षा होती है, जो भी मतलब कि युद्ध है, जो भी वॉर में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी जो फिलहाल जितने भी पाकिस्तान से मिसाइल आती है, जो पाकिस्तान ये अपने बगल में स्थित है और जो हमारे प्यारे भारत देश पे जो अटैक करना चाहता है, तो आपको बताना चाहूँगा कि ये इस पाकिस्तान से जो भी मिसाइल आ रही है, वो यहाँ पे जैसे भारत ने S-400 के साथ ही आकाश तीर सिस्टम को भी यहाँ पे तैनात कर रखा है। इधर से जो भी पाकिस्तान मिसाइल मारता है, ये S-400 और आकाश तीर के माध्यम से इसे खत्म कर दिया जा रहा है। तो जो चीन का जो सबसे एडवांस है एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, ये हमारे आकाश तीर सिस्टम से भी, जो आकाश तीर हमने तैनात कर रखा है, उससे भी 2M दर्जे का साबित हुआ है, जो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रहा। और आपको जान के हैरानी होगी, क्योंकि ये तो काम नहीं कर रहा है इसका सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, जो पाकिस्तान के विदेश जो रक्षा मंत्री है, वो वहाँ की संसद में खड़ा होकर बोलते हैं कि हम चूंकि इसलिए भारत से जो भी मिसाइलें आ रही हैं उनका हम इसलिए उसको ख़त्म नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भारत जान जाएगा कि हमारे सिस्टम की क्या कैपेबिलिटी है और कैसे काम करता है। मैं ये कितनी हास्यास्पद बात है कि कोई भी एक देश, किसी देश का रक्षा मंत्री इतनी हल्की बातें करे। अरे भाई, तुमने रखा क्यों है उस हथियार को, जब तुम युद्ध के समय इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों ये असल में अपना जो लाज छिपाना होता है ना, अपने यहाँ बोलते हैं लाज छिपाना, उसका एक तरीका है। इनका सिस्टम तो काम कर नहीं रहा किसी तरीके से, तो क्या करें, अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पढ़ी लिखी तो है नहीं,
और बेवकूफ़ तो बनने के लिए तैयार रहते हैं, चूँकि पूरी की पूरी ज़ॉम्बियों से भरी हुई है पाकिस्तान। तो ये अपने देश के जो भी नागरिक है उन्हें ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम तो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और बेसिकली जो इसके पीछे की जो मेन रीज़न है उसके पीछे ये है कि इनका सिस्टम HQ9 किसी तरह से काम ही नहीं कर पा रहा। और ये बोलते हैं कि दोनों S-400 और HQ9 दोनों एक समान नहीं, बल्कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि HQ9 कहीं ज़्यादा बेटर है S-400 से। इसका जो रेंज है, जैसे मैंने पहले बताया, 150 से 200 किलोमीटर, और जो S-400 है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर कहने का मतलब है कि अगर जिस भी जगह पर यह तैनात है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भारत के पश्चिमी बॉर्डर पे यह तैनात किया गया है S-400 को, तो 400 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर, मान लीजिए कि इस 400 किलोमीटर के अंदर कोई भी यहाँ से मिसाइल अगर चलती है तो उसे ये S-400 आकाश में ही ऊपर यहाँ पे खत्म कर सकता है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, भारत ने जैसे कि S-400 का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुखोई 30 MKI, दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने सुना होगा कुछ महीनों पहले की न्यूज आई थी कि 9 मार्च 2022 को भारत के द्वारा एक गलती से एक ब्रह्मोस है उसे लॉन्च कर दिया गया था। वो गलती से हो गया था पाकिस्तान की तरफ। आपको बताना चाहूंगा कि SQ9 जो HQ9 इनका जो डिफेंस सिस्टम है, ब्रह्मोस को तो इसने ट्रैक तो कर लिया था, बट ये कुछ कर नहीं पाया, यानी कि पाकिस्तान में जाकर के ये गिर ही गया था। तो देखिए उस समय भी इसकी कोई कैपेसिटी नहीं थी। और दूसरी तरफ देखें तो भारत के पास सिर्फ अच्छे हथियार ही नहीं है, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने की स्मार्ट रणनीति भी है। और इस स्मार्ट रणनीति को कहते हैं SEAD, यानी कि सप्रेशन ऑफ इनेमी एयर डिफेंस। इसका मतलब है कि दुनिया की जो भी आपका दुनिया में जो भी भारत का दुश्मन है, जैसे कि ऐसे घोषित रूप से तो ना ही पाकिस्तान दुश्मन है ना ही चीन दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल लेकर के, चीन या पाकिस्तान या फिर जो भी दुश्मन देश है उनकी हवाई सुरक्षा को निष्क्रिय कर देना। युद्ध युद्ध के समय या फिर युद्ध होने के स्टार्ट होने से जस्ट तो कुछ पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कुछ हथियारों के नाम बताए, इसके अलावा भारत ने सुखोई 30 MKI का भी इस्तेमाल किया था। सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स, इन पे थर्ड ये जो KS-31P और इंडिजीनियस रुद्रम, ये दोनों मिसाइल सिस्टम भी लगे हुए थे। और जो आपको रुद्रम खासतौर से बता दूं, ये जो राडार सिस्टम वगैरह होते हैं उन पे इसे खास तौर पे हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उनके जो रेडिएशन के स्रोत है, जो भी रडार वाले, उन्हें ये ट्रैक करता है और वहां पे जाकर के सीधा अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है। तो जो साथ ही जो भी सिग्नल होते हैं लोग, जो भी ये रडार से जो भी सिग्नल निकल रहे होते हैं उन पे लॉक करके वो करके और उन्हें जाकर के सीधा खत्म कर देता है। यानी मुख्य हमलावर मिसाइलों और विमानों के लिए रास्ता साफ कर देता है ये, ताकि उन्हें ना कोई ट्रैक कर पाए और ना ही उन्हें कोई भी खत्म कर पाए। आइए जो भी अब हम
उन हथियार के बारे में थोड़ा और जानकारी और विशेष तौर पे थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जिनका इस्तेमाल इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया है। तो दोस्तों मैं जो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि देखिए वेपन सिस्टम के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, जिस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल इस अटैक के दौरान किया गया। दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया सुखोई 30 MKI, ठीक है। इसके साथ ही एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम KH-31P और इंडिजिनस जो हमारे देश में DRDO के द्वारा बनाया जाता है रुद्रम वन, इनका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण मिसाइल थी स्कैल्प क्रूज मिसाइल, इसका इस्तेमाल किया गया। आपको बताना चाहूँगा कि ये एक फ्रांसीसी मुल्क की और लंबी दूरी की कम दृश्यता वाली हवा से जमीन, यानी कि इससे किसी भी जो भी युद्धक प्लेटफॉर्म है जैसे कि सुखोई हो गया या फिर इसके अलावा राफेल भी हो गया। सुखोई में तो फिलहाल नहीं किया जाता, राफेल पे इसकी तैनाती की गई। राफेल यानी मान लीजिए राफेल है तो ये हवा से सतह पे मार करने वाली, मान लीजिए हवा है और यहाँ पे कोई आतंकवादी ठिकाना वगैरह है तो इसे नष्ट करने के लिए इस मिसाइल सिस्टम का, यानी कि ये जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल सिस्टम है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लो विजिबिलिटी इसकी होती है, लो विजिबिलिटी में एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल है। दोस्तों ये इसकी रेंज 250 से 560 किलोमीटर की रेंज है और मतलब कुछ स्रोत बताते हैं कि 600 किलोमीटर तक भी, ये 600 किलोमीटर तक सब ये अपने टारगेट को जा करके खत्म कर सकता है। ये एक सबसोनिक स्पीड वाली मिसाइल है जिसकी गति 0.8 मैक है। इसकी मैं खासियत बता दूं तो इसकी डिजाइन ऐसा किया गया है कि यह स्टिल्थ रूप से जाती है और रडार से बचते हुए अपने लक्ष्य को भेजती है। इसमें एक उन्नत मार्गदर्शन निर्देशन प्रणाली लगी हुई है जो इसे करीब करीब 130 फीट के 100 से 130 फीट के रेंज में उड़ान भरने के लिए सक्षम बनाती है ताकि किसी भी पारंपरिक रडार प्रणाली के माध्यम से इसे पकड़ा ना जाए। ये अपने लक्ष्य पे हमला करने के लिए करीब करीब 6000 मीटर तक ऊपर उठती है और सीधे गोता लगाते हुए हमला कर देती है। इसमें एक वॉरहेड पाया जाता है, इसका नाम है BROACH यानी कि ब्रॉच वॉरहेड। ये बंकरों और कठोर लक्ष्यों को आसानी से भेद देती है और इसके साथ ही फायर एंड फॉरगेट मोड पे काम करती है, यानी कि एक बार आपने इसे फायर कर दिया तो ये अपने लक्ष्य को भेजती है और जो भी इसका संचालन कर रहा होता है यानी जो भी इसे छोड़ता है उसे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है कि ये जाकर के अपने टारगेट पे हिट करेगा या नहीं, ये टारगेट पे अपने हिट करता ही करता है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से इसके सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा बदलाव करवाया है और लद्दाख, चूंकि हमें चीन से भी चुनौती मिलती रहती है विभिन्न प्रकार की, इसे इस तरह से इसके सॉफ्टवेयर को ट्रिक किया गया है कि 4000 मीटर की ऊंचाई वाले बाहरी लक्ष्यों को भी आराम से ये भेद कर सके। जैसे कि 2020 में जो लद्दाख का गतिरोध हुआ था उस समय राफेल अंबाला जो कैंट है वहां पे तैनात हुआ था और वहां से उड़ करके चीन के तिब्बत में स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकता था। और जैसे कि आपने आपको बताया पाकिस्तान में ऑप्शन जो ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन सिंदूर, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया। दोस्तों राफेल की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक उन्नत प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली भी लगी हुई है जिसे स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले जो मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम इस पे लगा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो यूज किया गया उसके बारे में जानकारी भी आपको देता हूँ। वो है हैमर मिसाइल, इसे AASM यानी कि आसुंबे भी कहते हैं। ये भी एक फ्रांसीसी प्लेटफॉर्म है। भारत ने इसे 2020 में चीन के साथ जब तनाव हुआ था तो उस दौरान राफेल के लिए आपातकालीन खरीद के लिए प्रयोग किया था और साथ ही में इसका इस्तेमाल किया था। मूलतौर पर एक मॉड्यूलर हथियार है जो सामान्य बमों को propulsion किट और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ उन्नत मिसाइल में बदल देता है। इसकी जो रेंज है 20 से 70 किलोमीटर है। ये जो हैमर मिसाइल है
हैमर मिसाइल, इसकी रेंज जो है 20 से लेकर के 70 किलोमीटर, 20 से लेकर के 70 किलोमीटर दूरी है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित बंकरों को भी नष्ट कर सकता है। स्पाइस 2000 राफेल के साथ एकीकरण इसका मतलब किया जा चुका है, लेकिन भारत ने क्या किया कि स्पाइस की जगह हैमर 2000 को चुना। जो राफेल और भी देशों को बेचा जाता है उसमें स्पाइस 2000 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भारत के विशेष आग्रह पे हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि एक राफेल में 6 हैमर मिसाइल, यानी कि एक जो राफेल होता है ना, राफेल में एक साथ 6 हैमर मिसाइल ले जा सकता है राफेल, और 6 अपने लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। जैसे कि मैं बार बार राफेल की चर्चा करता हूँ, राफेल के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि जो राफेल है, राफेल चौथी पीढ़ी से थोड़ा एडवांस है कि इसे 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है। इसकी जो स्पीड है वो करीब करीब 2202 किलोमीटर पर आवर मानी जाती है। 2202 किलोमीटर काफ़ी अधिक होती है स्पीड। और ये J10CE जो चाइनीज और पाकिस्तान का कवाड़ वेंचर का जो नतीजा है उससे काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। इसमें 30 mm के ऑटो कैनन गन लगे हुए हैं, साथ ही मेड्योर और स्कैल्प जैसी मिसाइल है जो 14 हार्ड पॉइंट्स तक की इसके साथ वो कार्य कर सकती है। इसमें AES यानी ऐसा रडार लगा हुआ है जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को ट्रैक कर सकता है, और स्पेक्ट्रा सिस्टम इसे स्टिल्थ बनाता है। इसकी एक क्षमता है कि इससे हवा में रिफिल किया जा सकता है। यहाँ की इसका जो नौसैनिक संस्करण यानी कि राफेल MB है वो विमान वाहक पोतों पे लगाए जा सकते हैं, साथ ही उसे ऑपरेट भी किया जा सकता है। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारत और रूस के बीच जो समझौता है रक्षा प्लेटफॉर्म के उत्पादन का, उसके माध्यम से विकसित किया गया है। और ये सुपरसोनिक मिसाइल है जो 3.5 मैक की गति से भी चल सकता है फिलहाल। अब तो फिलहाल इसकी रेंज बढ़ भी चुकी है, लेकिन फिलहाल जो इस अटैक में इस्तेमाल किया गया है वो 3.5 मैक की गति वाले ब्रह्मोस को इस्तेमाल किया गया है, जो 400 से 600 किलोमीटर की रेंज के बीच में पिन पॉइंट तरीके से पेनिट्रेट कर सकते हैं और अपने जो भी इनका टारगेट है उसे खत्म कर सकते हैं। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट हथियार है उसे बोलते हैं पोपे प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। इसकी रेंज 78 किलोमीटर है और ये रियल टाइम टारगेट में के साथ एडजस्ट कर सकता है, यानी कि अगर टारगेट इधर उधर मूव कर रहा होता है तो उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करके उस टारगेट को खत्म करता है। ये तो एक ये तो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको जो मोटे मोटे हथियार थे बड़े बड़े उनको उनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक स्मॉल प्रिसाइज एक्सप्लोसिव इसका भी इस्तेमाल किया गया, जिसे माइक्रो म्यूनिशन भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल हेरोन जो ड्रोन है तो वो है ना, हेरोन ड्रोन जिससे कि जिसका इस्तेमाल इसराइल भी करता है, और मतलब यूएस भी कुछ अपने कुछ ऑपरेशन में करता है। तो हेरोन ड्रोन का भी, हेरोन ड्रोन पे इन माइक्रो म्यूनिशंस को लगाया गया था, और इसके माध्यम से भी आतंकवादियों को खत्म किया गया है। इसके माध्यम से छोटे लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टारगेट को हिट किया गया, जैसे कि जो भी टेररिस्टों का जो हाइड आउट्स है जहाँ पे ये सुरक्षित रूप से छिपके रहते हैं, या फिर टेररिस्ट के जो कमांडर्स वगैरह हैं, ये तो मान लीजिए कि अगर अटैक होता है तो ये तो एक जगह तो बैठे नहीं रहेंगे ना। अटैक होता है तो उसके साथ वो इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं। ये माइक्रो म्यूनिशंस और जो हेरोन ड्रोन पे लगे हुए हैं, ये जो भी युद्धक प्रणाली है वो इन कमांडर्स को उनके गतिशील होने के साथ ही मतलब को एडजस्ट करके और ख़त्म कर सकता है हेरोन ड्रोन अपने इन माइक्रो म्यूनिशंस के माध्यम से। ये एक ऐसा हथियार है जो लो विजिबिलिटी में भी काम कर सकता है,
और हाई मोबिलिटी है इसकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया हाई मोबिलिटी इसकी है, इस कारण ये जो भी आतंकवादी है उन्हें ख़त्म कर सकता है और पाकिस्तानी जो भी रडार है उन्हें भी ये चकमा देने में सक्षम था। दोस्तों जैसे कि अब मैंने आपको सारे हथियार जो है उनकी युद्ध प्रणाली के बारे में जानकारी दी। जैसे जैसे इस मैटर पे और भी डेवलपमेंट होती है मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। और लास्ट में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मेरे इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको पसंद आया है तो जो भी डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पे मेरे कंटेंट को शेयर कर सकते हैं और इसे प्रमोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।